नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्वर संधि का पहला भाग, जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब संधि करना होगा आसान, क्योंकि ओपी सर की यही है पहचान। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन दीर्घ स्वर संधि। मित्रों, अब हम दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, परिभाषा कहती है जहां अ का मेल अ से, ई का मेल ई से, उ का मेल उ से तथा री का मेल री से हो, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। मित्रों, हमें याद रखना है कि संधि दो सार्थक खंडों के मध्य में होती है। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण आपका ह्रस्व या दीर्घ हो, या और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण भी उसी का ह्रस्व या दीर्घ हो, अर्थात सजातीय वर्ण हो आमने सामने, तो वहां पर संधि दीर्घ बनती है और उसका स्वर भी दीर्घ ही होता है। इसे हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला सूत्र क्या कहता है, प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण अ या आ हो, द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण अ या आ हो, तो स्वर आपका दीर्घ ही बनेगा, अर्थात इनका मेल किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसी तरह दूसरा सूत्र कहता है ई का मेल ई से किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन स्वर आपका दीर्घ ही बनेगा। तीसरा सूत्र क्या कहता है, उ का मेल किसी भी रूप में उ से हो जाए तो आपका बनेगा दीर्घ बड़ा उ, अर्थात बड़ा उ ही बनेगा। इसी तरह चौथा सूत्र क्या कहता है, यदि री का मेल री से हो जाए तो यह भी री ही बनेगा, क्योंकि री का कोई दूसरा दीर्घ स्वर नहीं है। संस्कृत में तो इसका दीर्घ स्वर है, लेकिन हिंदी में इसका दीर्घ स्वर नहीं है। आइए मित्रों, इन सूत्रों को अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, प्रथम सूत्र का एग्जाम्पल है सूर्य प्लस अस्त। अब सूर्य प्लस अस्त का जब हम संधि करेंगे तो वह किस प्रकार से होगा। सबसे पहले मित्रों, संधि करने के लिए सबसे पहले उन सार्थक खंडों का कर लीजिए वर्ण विच्छेद। जैसे हमने यहां पर वर्ण विच्छेद किया है, वर्ण विच्छेद का अर्थ है इन शब्दों के अर्थात इन सार्थक खंडों का विस्तारित रूप यहां पर नोट कर लीजिए। जैसे ये सूर्य है, ये कैसे लिखा जा सकता है जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, स हलंत, बड़ा उ, आपका र, ये जो उड़ा हुआ हलंत क्योंकि आधा माना जाएगा, क्योंकि रैप के रूप में ये लगा हुआ है। आगे है आपका यह हलंत और आपका प्लस अ, तो ये तो लिख गया आपका सूर्य। और आगे है अस्त, अ और आधा स हलंत युक्त स और त हलंत प्लस अ, तो ये लग गया आपका अस्त। अब संधि करने के लिए हमें करना क्या है, संधि करने के लिए मित्रों हमें प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है, ये आपका अ, क्या है आपका अ, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण भी क्या है, यहां पर अ। अब हमने इन दोनों के मध्य में मित्रों कर दिया योग। जब योग करेंगे तो अ और अ मिलकर के क्या बनेंगे, वर्णमाला के नियम पर चाहिए। वर्णमाला कहती है कि अ और अ मिलकर के बनाते हैं आपका बड़ा आ। अब मित्रों हमें करना क्या है, अब इस बड़े आ को आप मात्रा के रूप में, किसके रूप में, मात्रा के रूप में प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर लगा दीजिए, और जो द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण इसमें शामिल ऑटोमेटिक हो गया, तो इसे हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, सूर्य प्लस अस्त, तो यह हो जाएगा मित्रों सूर्यास्त। क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने लिखा यहां पर नित्य प्लस आनंद। इन दोनों सार्थक खंडों की जब हम संधि करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या माना जाएगा, यहां पर छोटा अ, क्योंकि यह का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे यह हलंत प्लस अ के योग से बनेगा य, तो अंतिम वर्ण क्या है अ।
और द्वितीय सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों? बड़ा आ। दोनों के मध्य में जब योग करेंगे तो बनेगा क्या? जो संधि का नियम है, बनेगा बड़ा आ ही। दोनों का योग किया, बन गया बड़ा आ। अब इस बड़े आ को कहां पर लगाना है? प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर। किसके रूप में? किसके रूप में? मात्रा के रूप में। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वहां से हटा दिया जाएगा। अब बचा क्या? देखिए, हमने लिखा यहां पर नित्य। नित्य। अब इस पर बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए, आ। और फिर बचा क्या? ये नंद बचा, नंद। क्या बचा? नंद। क्योंकि आ यहां से और अ मिलकर के बड़ा आ बन चुके हैं, इसी वजह से नित्यानंद। नित्यानंद। तो नित्य प्लस आनंद के बीच में जब संधि होगी तो शब्द बनेगा, नया शब्द, नित्यानंद। और ये कैसे बना अब आप समझ गए होंगे, एक बार और समझ लीजिए। अंतिम वर्ण अ और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण आ। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण आ और आ मिलकर के बने बड़ा आ। और बड़े आ की मात्रा प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर लगा दी जाएगी और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो कहां शामिल हो गया? वह इसमें, यानी कि बड़े आ की मात्रा में शामिल हो गया। नित्य प्लस आनंद बराबर नित्यानंद। अब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सूत्र नंबर 2, यानी कि ई का मेल ई से होगा, बड़ी ई बनेगी तो वो किस प्रकार से बनेगी? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अति प्लस इत। अति प्लस इत का संधि किस प्रकार से होगा? देखिए, अगर हम अति का वर्ण विच्छेद करें तो अंत में क्या आ रहा है? त हलंत प्लस छोटी ई। तो अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण है आपका छोटी ई। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है मित्रों? छोटी ई। दोनों के मध्य में हुआ योग, जब छोटी ई या छोटी ई मिलेंगे, यानी कि ई किसी भी प्रकार की ई से क्यों ना मेल कर जाए, वहां पर रहेगी बड़ी ई ही। तो ई और ई मिलकर के बनी बड़ी ई। अब इसका क्या करना है? इसे हम प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर मात्रा के रूप में, किसके रूप में? मात्रा के रूप में लगा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बराबर। देखिए, जब इस पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो यह हो जाएगा अति। अति। अब आगे क्या है? ई कहां चली गई? इसमें शामिल हो गई, तो ई को हटा दिया जाएगा। द्वितीय सार्थक खंड के प्रथम वर्ण को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो शामिल हो गया बड़ी ई की मात्रा में। तो बचा क्या? त। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अति प्लस इत बराबर अतीत, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पास्ट, गुजरा हुआ समय। आइए मित्रों, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा रजनी, रजनी प्लस ईस। रजनी प्लस ईस। अब अगर हम इन दोनों सार्थक खंडों का संधि करें तो मित्रों हमें देखना होगा प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। यदि हम अंतिम वर्ण यानी कि नी का वर्ण विच्छेद करें तो अंत में क्या आएगा? बड़ी ई। तो यहां पर ले लिया आपका बड़ी ई। और यहां पर क्या है मित्रों? द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण भी क्या है? बड़ी ई। दोनों के अंदर हमने कर दिया योग। अब ये बनेंगे क्या? बड़ी ई से मेल करेगी तो बनेगी क्या? बड़ी ई ही। और ये बड़ी ई लिख दी जाएगी प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर, किसके रूप में? मात्रा के रूप में। और जब द्वितीय सार्थक खंड का जो प्रथम वर्ण है वो हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो शामिल कहां हो गया? वो इस ई में शामिल हो गया। तो अब आप रजनी प्लस ईस क्या बन गया? पहले तो लिखिए रजनी, और बचा क्या? बचा क्या? रजनी। ये बचा आपका सलजम वाला शय, क्योंकि ई तो आपकी पहले से ही इस मात्रा में शामिल हो गई, इसको हटा दिया जाता है। तो रजनी प्लस ईस बराबर हो गया रजनीश। क्या हो गया? रजनीश। मित्रों, अब हम करते हैं
इस सूत्र का प्रयोग। अब हम करेंगे ऊ से ऊ का मेल। देखिए मित्रों, हमने लिखा यहां पर भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब आपको मित्रों देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। यदि हम नय का वर्ण विच्छेद करें तो अंतिम वर्ण होगा आपका मित्रों छोटा ऊ, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है मित्रों छोटा ऊ। दोनों के मध्य में हमने क्या कर दिया योग। अब ऊ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बड़ा ऊ, और इसे किस रूप में लिख दिया जाएगा मात्रा के रूप में। और कहां लिख दिया जाएगा इसे प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर, और द्वितीय सार्थक खंड का आपका ये वाला ऊ यहां से हट जाएगा और यहां पर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जाएगी। भानु प्लस उदय हो जाएगा मित्रों आपका भानुदय, भानुदय। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से इन दोनों खंडों के बीच में संधि हुई। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं मित्रों। हमने लिखा वधू प्लस उत्सव। क्या लिखा वधू प्लस उत्सव के मध्य में करनी है अब हमको संधि। तो हमें देखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। अंतिम वर्ण है जब हम ध का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में क्या आएगा बड़ा ऊ, तो यहां पर ले लिया बड़ा ऊ। द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है छोटा ऊ। दोनों के बीच में क्या कर दिया हमने योग। जब दोनों के मध्य में योग होगा बनेंगे ये बड़ा ऊ ही। अब ये बड़ा ऊ प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर किसके रूप में लिख दिया जाएगा मात्रा के रूप में, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण यहां से हटा दिया जाएगा, यहां से हटा दिया जाएगा। तो वधू प्लस उत्सव क्या लिख गया ये लिखा जाएगा मित्रों वधूत्सव, वधूत्सव। अब तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इन दोनों खंडों के मध्य में संधि किस प्रकार से हुई। मित्रों अब री से री का मेल करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मातृ प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम। अब मित्रों हम देख रहे हैं प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। अंतिम वर्ण है आपका री, ये क्योंकि ये री की मात्रा है, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण भी क्या है री। री से री का जब मेल होगा बनेंगे क्या ये री ही रहेंगे, क्योंकि इसका कोई भी दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं होता है। अब इस री को हम मात्रा के रूप में कहां लगा देंगे प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर, और द्वितीय सार्थक खंड का जो प्रथम वर्ण है री वो यहां से हटा दिया जाएगा। अब मातृ प्लस ऋणाम बराबर हो जाएगा मातृणाम, मातृणाम। तो दोनों शब्दों के बीच में हो गई मित्रों संधि। अब आप समस्त उदाहरणों के माध्यम से संधि दीर्घ स्वर संधि को विस्तार से समझ गए होंगे। अब मैं केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों अंतिम उदाहरण इसको ध्यानपूर्वक यदि आप देखेंगे तो अब आपको संधि करने में और दीर्घ स्वर संधि में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे मित्रों हमने लिखा पुष्प प्लस अवली, पुष्प प्लस अवली। अब हमें देखना है कि प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है। यदि हम पै का वर्ण विच्छेद करें तो अंतिम वर्ण बनेगा आपका अ, अंतिम वर्ण बनेगा अ। द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है ये भी है मित्रों छोटा आ। दोनों के मध्य में किया हमने योग। जब दोनों के अंदर योग होगा आ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे बड़ा आ।
और इस बड़े आ को आप प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर किसके रूप में, मात्रा के रूप में लगा देंगे और द्वितीय सार्थक खंड के प्रथम वर्ण को आप हटा देंगे। यही नियम आपका संपूर्ण संधि में लागू होगा। कौन सी संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि अगली संधियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अब पुष्प प्लस अबली क्या बन गया, पुष्प प्लस अबली बन गया मित्रों पुष्पा, क्योंकि अंतिम वर्ण पर आ की मात्रा लग गई और ये अ यहां से हट गया क्योंकि इसमें शामिल हो गया, तो बचा क्या, वली। तो पुष्प प्लस अबली बराबर क्या हो गया, पुष्पावली। तो साथियों, मैंने जो कहा था वही मैंने सिद्ध किया। ओपी सर की क्या पहचान, संधि करना अब होगा आसान। मित्रों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे स्वर संधि का दूसरा भाग, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कोताही ना बरतें। आपसे बार बार कहा जा रहा है, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंग बली।